दोस्तों नमस्ते। आज हम करेंगे आदिकाल का फोर्थ भाग। कौन सा भाग? आदिकाल का फोर्थ भाग। तीन पार्ट पहले कर चुके हैं, तो आप पहले उन्हें देख लीजिए और उसके बाद इसे देखिए। तो क्रम से हमारी वीडियो डाली जा रही है। क्रम से आपको मिलेगा पूरा आदिकाल और हिंदी साहित्य इतिहास का लेखन से संबंधित सारे महत्वपूर्ण तथ्य और कवि, उनकी रचनाएं। आज करेंगे स्टार्ट रासो काव्य। रासो काव्य और लौकिक साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण रचनाएं जो भी हैं, महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उनसे संबंधित पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। रासो काव्य दो रूपों में मिलता है। कितने रूपों में मिलता है? दो में। प्रबंध और वीर गीत, बैलेट्स के अनुसार। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने साहित्यिक प्रबंध के रूप में जो प्राचीन ग्रंथ उपलब्ध हैं वह है पृथ्वीराज रासो। वीर गीत के रूप में हमें सबसे पुरानी पुस्तक बीसल देव रासो की मिलती है। तो वीर गीत की सबसे पुरानी पुस्तक कौन सी है? बीसल देव रासो की। यद्यपि इसमें समय अनुसार भाषा के परिवर्तन का आभास मिलता है। जो रचना कई सौ वर्षों से लोगों में बराबर गाई जाती रही है, उसकी भाषा अपने मूल रूप में नहीं रह सकती। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है आल्हा, जिसके गाने वाले प्राय समस्त उत्तर भारत में पाए जाते हैं, उत्तरी भारत में पाए जाते हैं। प्रबंध का सर्वप्रथम ग्रंथ खुमान रासो, यानी जो प्रबंध काव्य है उसका सर्वप्रथम ग्रंथ कौन सा है? खुमान रासो। वीर गीत, वीर काव्य परंपरा का सर्वप्रथम ग्रंथ बीसल देव रासो है। वीर गीत और वीर काव्य परंपरा का सर्वप्रथम ग्रंथ कौन सा है? तो वो है बीसल देव रासो। अब इनसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं, एक एक करके रचना पढ़ेंगे इसकी। जैसे है यहाँ पे खुमान रासो। खुमान रासो के रचयिता हैं दलपत विजय। 9वीं सदी का इनका समय है और ये प्रबंध काव्य के रूप में है। अब इसे महत्वपूर्ण तथ्य हैं, संबंधित उल्लेख। चित्तौड़ नरेश खुमान की वीरता विशेषतः बगदाद के खलीफा अल मामू से युद्ध का विजय का वर्णन किया गया है। मेवाड़ के परवर्ती शासकों महाराणा प्रताप सिंह, राज सिंह का वर्णन है और इसे लगता है कि यह रचना विक्रम की 17वीं सदी के आसपास की है, किंतु यह बाद में जोड़ा गया होगा। इस छंद में ये इसमें कितने, इस काव्य में कितने छंद है? 5000 छंदों का विशाल काव्य है। आचार्य शुक्ल के अनुसार शिव सिंह सरोज के कथानुसार एक अज्ञात नाम भाट ने रचा, जिससे श्री रामचंद्र से लेकर खुमान तक के युद्धों का वर्णन किया गया है। यानी खुमान रासो में किसका वर्णन किया है? श्री रामचंद्र से लेकर खुमान तक के युद्धों का वर्णन किया गया है। यह नहीं कहा जा सकता कि दलपति विजय असली खुमान रासो रचयिता था अथवा उसके पिछले परिशिष्ट का है। नेक्स्ट रचना है, ये तो हो गई खुमान रासो से संबंधित। अब है विजयपाल रासो। विजयपाल रासो काव्य है और इसके रचयिता हैं नल सिंह भाट। इसका समय है 11वीं सदी और यह एक वीर गीत है। यह रचना अनुपलब्ध है, यानी कि इसका कोई प्रमाण साक्ष्य नहीं मिला हुआ है। विजयगढ़ के राजा विजयपाल का यह प्रशस्ति ग्रंथ है। तीसरी रचना है बीसल देव रासो। इसके रचयिता है नरपति नल्ला। यह 12वीं सदी का है, वीर गीत है। 100 पृष्ठों का छोटा सा ग्रंथ है ये बीसल देव रासो। इससे संबंधित महत्वपूर्ण कथन है विरह परक संदेश काव्य, जिसमें आजमेर के राजा चौहान बीसल देव की पुत्री राजमती के विवाह, वियोग और पुनर्मिलन की कथा का वर्णन है। रासो होते हुए भी प्रधानतः एक श्रृंगारी काव्य है। हिंदी में सर्वप्रथम 12 मासा वर्णन इसमें मिलता है। राजस्थानी भाषा में रचित है। रानीपन और सामंती जीवन से बंधन मुक्ति की अभिव्यक्ति का यह ग्रंथ है। कौन सा? बीसल देव रासो। नेक्स्ट रचना है पृथ्वीराज रासो की। इसके रचयिता है चंद्रबरदाई। ये 12वीं सदी का है और यह प्रबंध और पिंगल शैली में रचित काव्य है। इससे महत्वपूर्ण तथ्य पृथ्वीराज चौहान के शौर्य और वीरता के अलावा संयोगता के साथ उनकी प्रेम कहानी का भी सुंदर वर्णन किया गया है। इसमें 69 सर्ग और 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया है। मुख्य छंद है कवित, छपे, दुहा, तोमर, त्रोटक, गाहा, आर्य। छंद कवि छपे छंद के विशेषज्ञ थे। तो चंद कवि किसके विशेषज्ञ थे? छपे छंद के। वीर और श्रृंगार रस प्रमुख है और इसका अंगी रस वीर ही माना जाता है।
नेक्स्ट रचना है जयचंद प्रकाश भट्ट की। जयचंद प्रकाश, इसके लेखक हैं भट्ट केदार, 12वीं सदी का है। यह भी एक वीर गीत प्रबंध काव्य है। इन दोनों रचनाओं में दूसरी रचना है जयमयंक जस चंद्रिका मधुकर कवि, यह भी 12वीं सदी का और प्रबंध काव्य है। इन दोनों से संबंधित महत्वपूर्ण कथन है दिए गए हैं कि इन दोनों रचनाओं में कन्नौज के सम्राट जयचंद के शौर्य और पराक्रम की कथा का वर्णन होना अनुमानित किया जाता है। दोनों ग्रंथ अप्राप्य है, यानी कि दोनों का कोई प्रमाण नहीं है, किंतु सिंठापच दयाल दास कृत राठौरारी ख्याल में इसका उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट रचना है परमाल रासो, जिनकी रचयिता है जगनिक। ये 13वीं सदी का है और यह भी एक वीर गीत है। इसमें महोबा के राजा परमाल देव के दो वीर आला और उधर उदय सिंह के ओहदे का वर्णन है। उत्तर प्रदेश में वर्षा ऋतु में आलाखंड के नाम से गाया जाता है। केंद्र बैसवाड़ा में फरुखाबाद के तत्कालीन कलेक्टर चार्ल्स इलियट ने सर्वप्रथम 1865 ईस्वी में इसे प्रकाशित करवाया था। तो इसे किसने प्रकाशित करवाया था? कलेक्टर चार्ल्स इलियट ने सर्वप्रथम 1865 ईस्वी में इसे प्रकाशित कराया था। नेक्स्ट रचना है रणमल छंद, इसके कवि हैं श्रीधर, 14वीं सदी का है, वीर गीत है। इधर के राठौर राजा रणमल की पाटन के सूबेदार जफर खां पर प्राप्त विजय का वर्णन है। यह 70 छंदों का काव्य ग्रंथ है। सारंगधर कृत हमीर रासो, 14वीं सदी है में भी रासो काव्य जो कि अनुपलब्ध है। कीर्तिलता किसकी के लेखक कौन है? विद्यापति। यह 14वीं सदी का अंत और 15वीं सदी के आरंभ की रचना है और यह प्रबंध काव्य है और पूर्वी अपभ्रंश में लिखा गया काव्य है। कीर्तिलता का भी विद्यापति की है और इन दोनों का समय क्या है? 14वीं से 15वीं सदी का माना जाता है। इससे महत्वपूर्ण तथ्य हैं तिरुत के राजा कीर्तिंग द्वारा अपने पिता का बदला लेने का वर्णन इस रचना में किया गया है। ऐतिहासिक महत्व जौनपुर नगर का यथार्थ वर्णन है। कवि ने इसे स्वयं कहानी कहा है, स्वयं इसकी भाषा को अवट कहा है। इसकी रचना भ्रंग भ्रंगी संवाद में है, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट रचना है कीर्ति पताका का कोई प्रमाण नहीं, अभी लिखित प्रमाण नहीं प्राप्त हुआ है और यह तिरुत के राजा शिव सिंह की प्रशस्ति है। रासो शब्द की उत्पत्ति के संदर्भ में गारसा ताजी राजस्व शब्द को गारसा ताजी जो मूल शब्द राजस्व मानते हैं। हर प्रसाद शास्त्री राजयस, आचार्य रामचंद्र शुक्ल रसायन से रास या रासों की उत्पत्ति मानते हैं। नंद दुलारे वाजपेयी रास से, हजारी प्रसाद द्विवेदी रासक या उपरूपक, राम स्वरूप चतुर्वेदी रासव का रस, दशरथ शर्मा रासक, माता प्रसाद गुप्त रासक, गणपति चंद्र गुप्त रासक, रास रासा रासु रासो, काशी प्रसाद जायसवाल रहस्य शब्द से इसकी उत्पत्ति मानते हैं। नेक्स्ट रचना है पृथ्वीराज रासो की, चंद्रवरदायी लेखक हैं। मिस बिंदु ने लिखा है, कथन है हिंदी का वास्तविक प्रथम महाकवि चंद्रवरदायी को कहा जाता है। तो हिंदी का वास्तविक प्रथम महाकवि किसे कहा जाता है? चंद्रवरदायी। किसने कहा? मिस बंधुओं ने। आचार्य शुक्ल के अनुसार ये चंद्रवरदायी हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं और इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। रामस्वरूप चतुर्वेदी, पृथ्वीराज रासव हिंदी की अपनी महाकाव्य परंपरा की बड़ी उपयुक्त प्रस्तावना है। हिंदी का चरित्र पहली बार ही बड़े मोहक रूप में भाषा और संवेदना के दोनों स्तरों पर इसमें निखर कर आया है। वस्तुतः हिंदी में चंद को छंदों का राजा भी कहा जा सकता है। यह कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी और नामवर सिंह। संक्षिप्त रूप में पृथ्वीराज रासो शिव सिंह सैगल ने चंद्रवरदायी को छपे का राजा कहा। बच्चन सिंह ने यह एक राजनीतिक महाकाव्य है, दूसरे शब्दों में राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी है। इसमें रासो काव्य के साथ साथ चरित काव्य और कथा काव्य आख्यायिका आदि के लक्षण भी दृष्टिगोचर होते हैं। इसका सबसे बड़ा समय कन्वज युद्ध है। इसे इस ग्रंथ का मूल कथानक भी माना जाता है। कैमादवश कैमास वध नामक खंड में मंत्री कैमास के कमान
हो जाने और इस कारण पृथ्वीराज का उसका वध करने का कथानक वर्णित है। पृथ्वीराज रासो का रचनाकाल और मूल रूप सर्वाधिक विवादित है। पृथ्वीराज रासो का शुरुआती प्रकाशन 1865 ईस्वी में फर्रुखाबाद के चार्ल्स एलियट कलेक्टर ने कराया था। पृथ्वीराज रासो की जो हस्तलिखित प्रतियां उपलब्ध हैं उनसे रासो के 4 रूपांतर अस्तित्व में आए हैं, जो इस प्रकार है। वृहद रूपांतर, इसमें अध्यायों को समय कहा गया है। मध्य रूपांतर को अध्यायों को प्रस्ताव कहा गया है। लघुतर रूपांतर में अध्यायों को खंड कहा गया है। लघुतर रूपांतर में अध्यायों का विभाजन नहीं है। पृथ्वीराज रासो में यात्राओं के प्रमुख 3 हेतु हैं: मृग्या आखेट, विवाह, युद्ध और रंग। डॉक्टर दशरथ शर्मा तथा मीना राम रंगा ने पृथ्वीराज रासो की भाषा को अपभ्रंश और पुरानी राजस्थानी बताया है। यानी कि मीनाराम रंगा ने पृथ्वीराज रासो की भाषा को अपभ्रंश और पुरानी राजस्थानी किसने बताया है? तो डॉक्टर दशरथ शर्मा ने। पृथ्वीराज रासो की भाषा का प्रथम अध्ययन श्री ग्राउस ने किया सन 1973 ईस्वी के रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के जर्नल में प्रकाशित अपने लेख में उन्होंने रासो की भाषा को 12वीं शताब्दी के साहित्य में प्रयुक्त होने वाली ब्रज भाषा माना है। चंद्रबरदाई, डॉक्टर सुमन राजे, इस काव्य के अधिकांश छंद प्राकृत और अपभ्रंश युग के हैं। इसके मूल रूप का प्रणयन 12वीं शताब्दी में ही हुआ होगा, जबकि इन छंदों का बोलबाला था। चंद ऐसे ही छंदों के राजा कहे जाते हैं। डॉक्टर विपिन बिहारी त्रिवेदी। पृथ्वीराज रासो की भाषा, चंद्रबरदाई ने सठ भाषा कहा, गारसादासी ने कन्नौजी भाषा माना है, डॉक्टर टैसीटरी ने पश्चिमी हिंदी, दशरथ शर्मा मनीराम रंगा ने अपभ्रंश या पुरानी राजस्थानी रासक रूपक के में माना है। नेक्स्ट है, विद्वानों द्वारा इसकी प्रमाणिकता को लेकर इस प्रकार विभाजित है: प्रमाणिक और अर्धप्रमाणिक, अप्रमाणिक। मिश्र बंधु श्याम सुंदर दास, मोहनलाल विष्णुलाल पांडे, कर्नल टॉड। यानी पृथ्वीराज रासो को किसने प्रमाणिक, किसने अर्धप्रमाणिक और किसने अप्रमाणिक माना है? मिश्र बंधु श्याम सुंदर दास, मोहनलाल विष्णु पांडे और कर्नल टॉड, ये प्रमाणिक मानते हैं पृथ्वीराज रासो को। अर्धप्रमाणिक मानने वाले कवि हैं मुनिजन विजय, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी, डॉक्टर दशरथ ओझा, ये अर्धप्रमाणिक मानते हैं। अप्रमाणिक मानने वाले कवि हैं डॉक्टर बूलर, रामचंद्र सुख, मुंशी देवी प्रसाद, कविराज श्यामल दास, गौरी शंकर, हीराचंद ओझा। इस विवाद से संबंधित मुख्य बिंदु इस प्रकार है। सर्वप्रथम डॉक्टर बूलर ने 1875 ईस्वी में जयानकृत पृथ्वीराज विजय संस्कृत भाषा के आधार पर पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक घोषित किया। मोहनलाल विष्णुलाल पांडे के अनुसार इसकी तिथियों में वास्तविक तिथियों से 90 से 91 वर्षों का अंतर सायास किया गया। इस प्रकार उन्होंने आनंद संवत की परिकल्पना की। हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है कि इसकी रचना सुख की संवाद में हुई। जिन सर्गों में यह शैली नहीं मिलती उन्हें प्रशिक्षक मानना चाहिए, इससे वे अंश की प्रशिक्षित सिद्ध होते हैं जिनसे इतिहास विरुद्ध तथ्य हैं। आदिकालीन काव्य ग्रंथों में कथा कहने की परंपरा को लक्ष्य करके हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में लिखा कि कथा की परीक्षा इतिहास की दृष्टि से नहीं, काव्य की दृष्टि से होनी चाहिए। पुरानी कथाएं काव्य ही अधिक है, इसलिए वे एकदम नहीं है। पुरातन प्रबंध संग्रह है 15वीं सदी में संकलित इस ग्रंथ के कुछ छंद संग्रहित हैं, जिससे इसकी प्राचीनता प्रमाणित होती है। मुनिजन विजय ने इसके एक अंश जयचंद प्रबंध की ओर ध्यान दिलाया। आचार्य शुक्ल का कथन है कि माना कि रासो इतिहास नहीं है काव्य ग्रंथ, पर काव्य ग्रंथों में सत्य घटनाओं में बिना किसी प्रयोजन का उलटफेर नहीं किया जाता। यह पूरा ग्रंथ वास्तव में क्या है? जाली है। तो यह पूरा वास्तव में ग्रंथ कौन सा जाली किसने बताया था? रामचंद्र शुक्ल ने। इम्पोर्टेंट कथन है सारे ये। यदि यह ग्रंथ पृथ्वीराज रासो प्रमाणिक है तो यह भारत के इस भाग विशेष तत्कालीन इतिहास का है। यह कथन किसका है? जॉर्ज ग्रियर्सन का। पृथ्वीराज विजय, पृथ्वीराज विजय कश्मीरी कवि जयानक की रचना मानी जाती है। ये एक प्राचीन संस्कृत महाकाव्य है जिसका रचना काल 12वीं शताब्दी के आसपास माना जाता है। यानी कि इसका जो समय काल है वो 12वीं सदी के आसपास का है।
इसकी एक ही प्रति उपलब्ध है जो पूना के दक्षिण कॉलेज के लाइब्रेरी में सुरक्षित है। डॉक्टर बुलर के अनुसार इतिहास की दृष्टि से यह ग्रंथ अधिक प्रमाणिक है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान का वीरतापूर्ण वर्णन किया गया है। शारदा लिपि में रचित है। अब है लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य में कौन कौन सी रचनाएं आती हैं? यहाँ से देखिए, यह है लौकिक साहित्य। और लौकिक साहित्य से संबंधित रचनाएं और उनसे महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ेंगे। रचना और रचनाकार, उनका समय। ढोला मारूरा दुआ कल्लोल या कुशललाल लाभकायन के कवि है और इसका समय है 11वीं सदी। पहले इससे संबंधित पोएम है। यह ग्रंथ लोक प्रचलित प्रेम काव्य है और राजस्थान में अधिक लोकप्रिय है। राजकुमार ढोला और राजकुमारी मारवानी की कथा का वर्णन है। इसमें नारी हृदय की अत्यंत मार्मिक व्यंजना मिलती है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसके दोहों को हेमचंद और बिहारी के दोहों के बीच की कड़ी माना है। नेक्स्ट रचना है संदेश रासक। इसके कवि है अब्दुल रहमान अदैमान। इसका समय काल है 11वीं से 12वीं शताब्दी। इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य है। देसी भाषा में मुसलमान द्वारा रचित प्रथम ग्रंथ है। संदेश रासक में विक्रमपुर की एक वियोगिनी की व्यथा व्यक्त हुई है। विश्वनाथ त्रिपाठी ने इसकी भाषा को संक्रांतिकालीन भाषा कहा है। यह प्रथम धर्मेंद्र रास ग्रंथ है। महत्वपूर्ण है। 3 प्रकरणों में विभाजित 223 छंदों का विरह युक्त काव्य है। नेक्स्ट रचना है बसंत विलास। इसके रचनाकार क्या है? अज्ञात है। इसका समय है 13वीं शताब्दी। इसमें बसंत और स्त्रियों पर बसंत के विलासपूर्ण प्रभाव का मनोहारी अंकन है। इस श्रृंगारी काव्य का संपादन माता प्रसाद गुप्त ने किया और इसका समय 13वीं शताब्दी बताया। 84 दोहों की ही वास्तविक माना है। इसकी भाषा से ही पिंगल सरसब्रज भाषा का रूप लेती दिखती है। नेक्स्ट रचना है अमीर खुसरो की रचनाएं 100 बताई जाती हैं, जिनमें मुख्य है खालिक बारी, पहेलिया, मुकरिया, दो सुखने और गजल। समय है 1253 से 1325 ईस्वी। से महत्वपूर्ण है। इनकी पहेली और मुखरियों में उक्ति वैचित्र्य की प्रधानता है। आवाज एक खुशरवी इनका संगीत संबंध ग्रंथ है। खालिक कबारी वस्तुतः फारसी हिंदी शब्दकोश है। इनके ग्रंथ नू सिपर में भारतीय बोलियों का विस्तृत वर्णन है भाषा विज्ञान से। नेक्स्ट है विद्यापति विद्या पदावली और इसके लेखक है विद्यापति। यह है 14वीं सदी का। श्रृंगार भक्ति परक मुक्तक काव्य है, जिसके पदों की मादकता को निराला ने नागिन की लहर कहा है। इंपोर्टेंट कथन है। रामवृक्ष बैनीपुरी ने विद्यापति की पदावलियों को जीव और परमात्मा के संबंध का रूपक मानते हैं। उपयुक्त चारों काव्य ग्रंथों में कवियों की भाषा प्राकृत की रूढ़ियों से बहुत कुछ या लगभग मुक्ति है, जबकि तीनों गद्य ग्रंथ भाषा पर प्राकृत की रूढ़ियों का प्रभाव मिलता है। गद्य के तीनों ग्रंथों से आशय है राउलवेल, उक्ति व्यक्ति प्रकरण और वन रत्नाकर, यानी कि ये तीनों ग्रंथ। ढोला मारूरा दुआ मूलतः दोहे में रचित था, जिसमें 17वीं सदी में कुशल लाभ कवि ने कुछ चौपाइयाँ जोड़ी थी। अमीर खुसरो खुसरो को खड़ी बोली का हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। इसका नाम अबुल हसन था और उनके गुरु निजामुद्दीन औलिया थे। निजामुद्दीन औलिया किसके गुरु थे? अमीर खुसरो के। संगीत में ये कव्वाली, तराना, गायन शैली और सितार के जन्मदाता माने जाते हैं। कौन? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को निम्न उपाधियों से भी नवाजा गया, जैसे तोते हिंद अलाउद्दीन खिलजी द्वारा, कवियों के में राजकुमार, प्रसिद्ध इतिहास डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद द्वारा उपाधि दी गई, अवधि का प्रथम कवि डॉक्टर रामकुमार वर्मा द्वारा। इन्होंने स्वयं को तूतीय हिंद हिंदुस्तान की तूती कहा है। अमीर का खिताब अलाउद्दीन खिलजी द्वारा है। खुसरो के बारे में प्रेमचंद लिखते हैं कि खुसरो ने खालिक कबारी की रचना करके हिंदुस्तानी की नींव रखी थी। इस ग्रंथ की रचना में कदाचित इसका यही अभिप्राय होगा कि जन साधारण की आवश्यकता के शब्द उन्हें दोनों या रूपों में सिखलाए जाएं, जिसमें इन्हें अपने रोजमर्रा के कामों में सहूलियत हो जाए। प्रेमचंद के शेष निमन और संपादक सत्यप्रकाश मिश्र। विद्यापति की रचनाएं। विद्यापति का समय काल है 1360 से 1450 ईस्वी में। पंडित हरि मिर्च के शिष्य थे। कौन? विद्यापति।
बिस्फी गांव दरभंगा जिला के थे और तिरहुत के राज दरबार में जुड़े हुए थे। इन तीनों भाषाओं में 14 ग्रंथों को तीनों भाषाओं में 14 ग्रंथों की रचना की। संस्कृत शैव सर्वसार, गंगा वाक्यावली, दुर्गा भक्त तरंगिणी, भू परिक्रमा, दान वाक्यावली, पुरुष परीक्षा, विभाग सार, लिखनावली, गया पतलक, कर्ण वर्ण कृत्य, ये जितनी भी रचनाएं दी गई है ये संस्कृत भाषा में लिखी गई है। अवध भाषा में लिखी गई रचना कौन सी है? कीर्तिलता और कीर्ति पताका। मैथिली भाषा में पदावली, गोरक्ष विजय नाटक है। गोरक्ष विजय का गद्य भाग संस्कृत और पद भाग मैथिली में मिलता है। ये सारी रचनाएं किसकी हैं? विद्यापति की। कीर्तिलता ऐतिहासिक चरित काव्य है। विद्यापति पदावली का संपादन रामवृक्ष बैनीपुरी ने किया था। विद्यापति की पदावली अत्यंत प्रसिद्ध है। यह भक्तिपरक रचना या श्रृंगार परक इसे लेकर विद्वानों में विभिन्न वर्गों में विभक्त है, जिसके संदर्भ में उल्लेखनीय बिंदु इस प्रकार है। पदावली में प्रार्थना और नवाचारी के अंतर्गत पदों में दुर्गा, गंगा, जानकी, शिव, कृष्ण के आराधना गीत हैं। अतः बहुत से विद्वानों ने इन्हें भक्त कवि भी माना है। मिथिला में इन्हें कोई वैष्णव भक्त कवि नहीं मानता, जबकि बंगाल में मानते हैं। किन्हें? विद्यापति को। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार विद्यापति के पद अधिकतर श्रृंगार के ही हैं, जिनमें नायिका और नायक राधा कृष्ण हैं। इन पदों की रचना जयदेव के गीत काव्य के अनुकरण पर ही शायद की गई हो। इनका माधुर्य अद्भुत है। विद्यापति शैव थे। विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में नहीं समझना चाहिए। विद्यापति के कवि रूप के संदर्भ में विद्वानों के मत हैं। जो विद्यापति को मानते हैं, श्रृंगारी कवि कौन कौन कवि मानते हैं? हरिप्रसाद शास्त्री, रामचंद्र शुक्ल, सुभद्रा झा, रामकुमार वर्मा, रामवृक्ष बैनीपुरी। भक्त कवि बाबू ब्रजनंदन साय, श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी। रहस्यवादी कवि है जॉर्ज गिरियसन, डॉक्टर नागेंद्र नाथ गुप्त, जनार्दन मिश्र। सर्वप्रथम गिरियसन ने विद्यापति को रहस्यवादी कहा है। तो सर्वप्रथम विद्यापति को रहस्यवादी कवि किसने कहा? गिरियसन ने। इनका संबंध शैव संप्रदाय से था। हिंदी में इन्हें कृष्ण गीति परंपरा की प्रवर्तक माना जाता है, जबकि हरप्रसाद शास्त्री ने इन्हें पंच देवोपासक माना है। किन्हें? विद्यापति को। बच्चन सिंह ने इन्हें जातीय कवि कहा है। किन्हें? विद्यापति को जातीय कवि किसने कहा? बच्चन सिंह ने। निराला ने पदावली के पदों को नागिन की लहर कहा। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने श्रृंगार रस के सिद्ध वाक कवि कहा है। विद्यापति को मैथिल कोकिल, अभिनव जयदेव, कवि शेखर, कवि कंठहार, कवि रंजन, खेलन कवि, दशावधान, पंचानन इत्यादि उपाधियों से विभूषित किया गया। आनंद कुमार स्वामी ने विद्यापति की पदावली को जीव और परमात्मा के संबंध का रूपक माना है। यहाँ से विविध अन्य बिंदु है, महत्वपूर्ण तथ्य जो इन साहित्यों से संबंधित है। आचार्य शुक्ल ने सिद्ध, नाथ और जैन साहित्यों को सांप्रदायिक शिक्षा मात्र कहकर वीर गाथा काल में सम्मिलित नहीं किया था, किंतु हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उन्हें आदि काल में स्वीकार कर लिया। पृथ्वीचंद की मात्र प्रथम अक्षरा दोहरा को प्रथम बावनी काव्य माना जाता है। डिंगल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जोधपुर के कवि राजा बाकीदास की कुकवि 32 संवत 1817 विक्रम संवत में हुआ था। चरचरी या चांचरी आदिकालीन काव्य रूप है। हरिभद्र सूरी कृत समरा इचा कहा में इसका प्राचीनतम उपयोग मिलता है। जगत सुंदरी प्रयोगमाला एक वैदिक ग्रंथ है, जिसके रचयिता ज्ञात नहीं है। दोहा चौपाई छंद में भगवत गीता का अनुवाद करने वाला हिंदी का प्रथम कवि भूवाल 10वीं सदी का है। मिश्रबंधुओं ने मिश्रबंधु विनोद के प्रथम संस्करण में प्रारंभिक काल 700 से 1444 विक्रम संवत के अंतर्गत 19 कवियों को स्थान दिया। अगले संस्करण में नाथपंथियों और सिद्धों को शामिल करते हुए इस काल में कवियों की संख्या 75 पहुंचा दी है। गद्य साहित्य रचना और रचनाकार कुवलय मालक कहा उदतन सूरी, इसका समय काल है 9वीं सदी। राउलवेल है रोड कवि, समय है 10वीं शताब्दी। उक्ति व्यक्ति प्रकरण के लेखक है दामोदर शर्मा, 12वीं शताब्दी के। वर्ण रत्नाकर है ज्योतिश्वर ठाकुर, 14वीं शताब्दी के।
कोएले माला से संबंधित महत्वपूर्ण कथन है। यह आरंभिक उल्लेख गद्य ग्रंथ अपनी भाषा के कारण चर्चित है। इसमें कुछ स्थान उस समय की सामान्य प्रचलित भाषा का सुंदर रूप मिलता है। दूसरी रचना है राउलवेल की। राउलवेल यह शिलांकित कृति है और गद्य पद मिश्रित चंपू काव्य है। इसमें राउल नाम का नायिका का नखशिख वर्णन है। साथ ही कलचुरी राजवंश एक सामंत के साथ नायकों का नखशिख वर्णन भी किया गया है। इसमें हिंदी में नखशिख वर्णन की परंपरा का वर्णन है। देखिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं, इनसे हर बार टीजीटी पीजीटी नेट सब में क्वेश्चन पूछा गया है। राउलवेल के उक्ति व्यक्ति प्रकरण 12वीं शताब्दी का है। यह बनारस और के आसपास प्रदेशों की संस्कृति और भाषा आदि पर प्रकाश डाला गया है। इससे इस युग के काव्य रूपों की जानकारी भी प्राप्त होती है। इस दृष्टि से इसे हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अत्यंत महत्वपूर्ण माना है। इसमें कौशल भाषा को अपभ्रष्ट कहा है। संस्कृत के समानांतर 12वीं सदी में व्यवहार कौशली के उदाहरण भी वर्जित है। व्याकरण के अनुकूल व्यवस्थित और व्याकरण शास्त्र है। वर्ण रत्नाकर की ज्योतिरेश्वर ठाकुर कवि है और इनका समय है 14वीं सदी। ये हिंदू दरबार और भारतीय जीवन पद्धति का यथार्थ चित्रण है। नेक्स्ट है मैथिली हिंदी में रचित यह ग्रंथ सबको सा प्रतीत होता है। सुनीति कुमार चटर्जी ने इसका संपादन किया था। देखिए आपका यूजीसी नेट 2018 जून का जो रीनेट होगा, शिक्षा मंत्री ने कहा उनकी डेट घोषित कर दी गई है 21 से 4 सितंबर तक। तो आप अपनी तैयारी करते रहिए, आपका री नेट एग्जाम होगा। धन्यवाद।